तो नमस्कार। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं और आज मैं लेकर आया हूं सीनियर टीचर संस्कृत शिक्षा विभाग का जो पेपर हुआ था सीनियर टीचर का वो पेपर। तो आज हम देखते हैं, लोगों ने कहा था पेपर बहुत टफ आया था, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, पेपर मीडियम था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। कौन सा महाद्वीप विश्व क्षेत्र का प्रतिशत सम्मिलित नहीं है? अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो अगर आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, अगर आपको सीरियल से सबसे बड़ा फिर छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा अगर ये भी पता था तो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होता। तो सबसे बड़ा महाद्वीप होता है एशिया। कौन सा होता है? एशिया महाद्वीप। फिर होता है अफ्रीका। कौन सा होता है? अफ्रीका। फिर तीसरा पर आएगा आपका नॉर्थ अमेरिका है, यानी कि उत्तरी अमेरिका। फिर आपका आएगा दक्षिणी अमेरिका। कौन सा आएगा? दक्षिणी अमेरिका। फिर आपका आएगा अंटार्कटिका। फिर आपका आएगा यूरोप। फिर आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें दे ही नहीं रखा है, ये एशिया महाद्वीप नहीं दे रखा है, ठीक है। फिर कौन सा दे रखा है इसने? अफ्रीका दे रखा है, इसको नंबर आप एक पोजीशन दे दी। फिर इसने दे रखा है उत्तरी अमेरिका के ये अफ्रीका के बाद उत्तरी अमेरिका दे नहीं रखा है। फिर इसने दे रखा है आपका साउथ अमेरिका, इसको दो दे दिया आपने। फिर तीसरे नंबर पर आता है आपका अंटार्कटिका। कौन सा आता है? अंटार्कटिका। फिर आता है आपका यूरोप। अब ये कन्फ्यूजन है, मैं सबसे अफ्रीका 20.39 ठीक है। इसके बाद है दक्षिण अमेरिका 11.17। अब पहले में और इसमें देखो बिल्कुल अंटार्कटिका महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? अंटार्कटिका महाद्वीप है जो विश्व का पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप, पांचवा बड़ा महाद्वीप है। तो अंटार्कटिका दे रखा है इसने 8.13। कितना दे रखा है? 8.13। और यूरोप का दे रखा है 9.24। दोस्तों आप बताओ, अंटार्कटिका बड़ा है, यूरोप बड़ा है? आपको पता है कि अंटार्कटिका ऑलरेडी बड़ा है और अंटार्कटिका ने जो क्षेत्रफल दे रखा है ये कम दे रखा है। तो आपका यहीं पे गलत हो गया। यूरोप का 9.24 कैसे हो सकता है? क्योंकि अंटार्कटिका से छोटा है, तो 8.13 से छोटा होना चाहिए था। तो आपका आंसर होगा 9.24। दिमाग का प्रश्न था थोड़ा सा, ऐसा कोई खास नहीं था। क्वेश्चन नंबर 2। वीरनार व लक्ष्मी और शंकर फोर किस फसल की विकसित नस्ल है? चना, सरसों, कपास, मूंगफली। तो दोस्तों यह है कपास। कौन सी है? कपास। क्वेश्चन नंबर 3। सालार वन निम्नलिखित में से किन जिलों में मिलते हैं? जो सालार वन है ये पाया जाता है आपके अलवर, चित्तौड़, उदयपुर में। कौन से? सालार वन। जो सालार वन है ये पाया जाता है अलवर, चित्तौड़, उदयपुर। क्वेश्चन नंबर 4। सहरिया जनजाति किस क्षेत्र में केंद्रित है? जो सहरिया है ये राजस्थान के बारां जिले के शाहबाद और किशनगंज तहसील में पाई जाती है, हाड़ौती में है। पूरा बारह जिला शेरे पूरे बारह जिले में शेरे जनजाति नहीं पाई जाती है, ओनली पाई जाती है शाहबाद में और किशनगंज में। क्वेश्चन नंबर 5। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिले में क्रमशः ग्रामीण शहरी शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 सर्वाधिक है? यानी कि आपको शिशु लिंग अनुपात बताना है कि सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात कौन से जिले में है और शहरी लिंग अनुपात कौन से जिले में है। तो दोस्तों जो सर्वाधिक ग्रामीण लिंग अनुपात है वो बांसवाड़ा जिले में है और शहरी जो लिंग अनुपात है वो सर्वाधिक नागौर में है। शिशु लिंग अनुपात की अपन बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल है? जो संयुक्त राष्ट्र संघ का 29वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन स्थल है, तो दोस्तों ये था आपका बाकू में। कहाँ पर था? बाकू में। क्वेश्चन नंबर 7। रिको ने किस स्थान पर जापानी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया है? जो रिको ने विकसित किया है वह निमराना। कौन सा? निमराना। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत है? दोस्तों पर्वत के जो प्रश्न आ रहे हैं बहुत अच्छा आ रहा है, यानी कि यह आपका जो क्वेश्चन जो आ रहा है ज़्यादातर ये आ रहा है इधर से, जो अलवर जालोर वाला क्षेत्र है ये बीच में से आ रहा है। जो ऊपर ऊपर की जो चोटियाँ है वहाँ से प्रश्न नहीं आ रहा है, बीच में से या लास्ट वाली चोटियाँ ये पूछ रहा है। तो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो गुरु शिखर, शेर, दरगाह ये तो आए नहीं है, ये आए बीच में से रोजा बाकर। जो रोजा बाकर है
ये पड़ती है आपके जालोर में। कहाँ पड़ती है? जालोर में। जो रोजा बाकर है जालोर में पड़ती है और ये 730 मीटर ऊंची है। डोरा पर्वत, जो डोरा पर्वत है ये अलवर में भी है और उदयपुर में भी है, लेकिन यहाँ पर उसकी बात हो रही है आरपीएससी के अनुसार। डोरा पर्वत कहाँ का? अलवर। और इसका 869 कितना है? 869। कौन सा पर्वत? डोरा पर्वत। यह पड़ता है अलवर में। कहाँ पड़ता है? अलवर में। और रोजा बागर कहाँ पड़ता है? जालोर में। खो, खो खो है जयपुर में। यह है 920। कितना है? 920। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। और सायरा, सायरा पड़ता है उदयपुर में और इसकी है 900। तो दोस्तों सर्वाधिक जो ऊंचा पर्वत है वो है खो। कौन सा है? खो, 920 मीटर और ये जयपुर में पड़ता है। 730 रोजा बाकर जालोर, डोरा पर्वत अलवर 869, खो 920, जयपुर, सायरा 900, उदयपुर। तो सर्वाधिक ऊंची चोटी इन चारों में से खो। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार वैश्विक स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के लिए मुख्यतः गंतव्य कौन सा देश है? यानी कि लोग सर्वाधिक कहाँ पर जाता है? तो अपन नॉर्मल से बात देखते हैं, अमेरिका। कहाँ पर जाता है? अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भेड़ों की संख्या राज्य में सबसे अधिक है। बिल्कुल, बाड़ भेड़ बात एक ही है। तो बाड़मेर जिले में सर्वाधिक क्या पाई जाती है? भेड़ पाई जाती है। सुरती राजस्थान में पाई जाने वाली भैंस की एक नस्ल है। जो सुरती है किसकी? भैंस की नस्ल है। तो सही विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों इसमें दोनों विकल्प सही है, ए और बी सही दोनों। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्यभूमि मिलती है? भारत के निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन में पार्कलैंड जैसी दृश्यभूमि मिलती है? तो दोस्तों पाई जाती है शुष्क उष्णकटिबंधीय पर्णपाती और कांटेदार वन। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी नदी स्रोत के युग में सम्मिलित नहीं है? सोन अमरकंटक पठार। जो सोन है ये अमरकंटक पठार एमपी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? एमपी में। बिल्कुल सही है। दामोदर बुंदेलखंड, ये दामोदर बुंदेलखंड में नहीं है। जो दामोदर है बुंदेलखंड में नहीं है, यह है झारखंड में। कहाँ पर है? झारखंड में है। कहाँ पर है ये? झारखंड में। छोटा नागपुर। तो इसका आंसर होगा दामोदर बुंदेलखंड पठार में नहीं है। कहाँ पर है? छोटा नागपुर और यह है झारखंड में। कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, जो कावेरी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ ये महाराष्ट्र में। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र से उद्गम है। और कृष्णा, जो कृष्णा है कृष्णा तो है महाराष्ट्र में। कृष्णा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और कावेरी, जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक में। कैसे कावेरी? कैसे? कर्नाटक। तो कावेरी नदी का उद्गम कौन सा है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ कर्नाटक, कृष्णा नदी का है महाराष्ट्र में, और सोन नदी का अमरकंटक मध्य प्रदेश, और दामोदर झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। लूनी नदी का, जो लूनी नदी है, लूनी नदी का तंत्र का अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में है। बिल्कुल सही है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है। जो खारी नदी है ये बनास नदी की सहायक नदी है। ये भी बिल्कुल सही है। बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ये भी सही है। ये बनास नदी का प्रश्न अक्सर आता है। तो लूनी नदी का अधिकांश अपवाद क्षेत्र राजस्थान में है। खारी नदी बनास नदी की सहायक नदी है और बनास नदी खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। ABC तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14, कांगड़ा व कुल्लू घाटियाँ किस हिमालय पर्वत में है? दोस्तों ये पाई जाती है आपके मध्य या लघु हिमालय में। कहाँ पाई जाती है? मध्य लघु हिमालय में। कांगड़ा और कुल्लू घाटियाँ किस हिमालय में है? मध्य या लघु हिमालय में। क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा पर्यटन केंद्र सुमेलित नहीं है? मेहरानगढ़, बीकानेर। बीकानेर में नहीं, ये जोधपुर में। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में। मेहरानगढ़ कहाँ पर है? जोधपुर में। जसवंतधारा जोधपुर, स्वर्णकोटी, टोंक, रानी जी की बावड़ी, बूंदी। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती है? पाली, जालोर, जोधपुर, जयपुर। इसको आप तुक्के से भी कर सकते थे। पाली, जालोर, जोधपुर ये पड़ोसी जिले आपस में। जयपुर इनसे दूर है तो आंसर क्या होगा? जयपुर। जयपुर जिले में स्टेपी जलवायु परिस्थितियाँ नहीं पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 15,
16 हो गया। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कोर्स से सही उत्तर का चयन कीजिए। दक्षिणी गोलार्ध में, कौन सा गोलार्ध? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम पछुआ पवनें चलती है। जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें उत्तर पश्चिम में पछुआ पवनें चलती है, बिल्कुल सही है। सभी भूमंडलीय पवनों में व्यापारिक पवनें सबसे नियमित रूप से चलती रहती है। जो व्यापारिक पवनें ये भी नियमित रूप से चलती रहती है। ध्रुवीय पवनें उपध्रुवीय क्षेत्र से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर चलती है, गलत। व्यापारिक पवनों की अपेक्षा पछुआ पवन अधिक स्थिर होती है, ये भी गलत है। जो पछुआ पवन होती है व्यापारिक पवनों की अपेक्षा अधिक नहीं होती है। जो स्थिर होती है वो सर्वाधिक कौन सी? व्यापारिक पवनें ही होती है। तो आपका आंसर होगा ए बी, सही है। क्वेश्चन नंबर 18। आलिया भट्ट अपतटीय तैल क्षेत्र निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आलिया कहाँ पर बैठी हुई थी? खंबात की खाड़ी में। आलिया कहाँ पर बैठी हुई थी? खंबात की खाड़ी में। तो आंसर होगा खंबात की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 19। भारत में मानसून के संचरण के कारण एवं संधारण का सबसे प्रमुख कारण तिब्बत के पठार का गर्म होना है, यह कथन है। यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा है पी कोटेश्वरम ने। क्वेश्चन नंबर 20। वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2024 के अनुसार निम्नलिखित देशों का उनके कुल जनसंख्या के अनुसार सही अवरोही क्रम है। अवरोही क्रम आपको बताना है, घटते हुए क्रम आपको बताना है। तो आप देखते हो सबसे छोटा देश, पीछे देखते पीछे से अपन थाईलैंड, इटली, कोरिया। तो इनमें से देखते अपन जो सबसे छोटा देश है इनमें से कोरिया लग रहा है। तो आपका आंसर भी क्या होगा? थाईलैंड, फ्रांस, इटली, दक्षिणी कोरिया। क्वेश्चन नंबर 21। थली क्वेश्चन नंबर 21। थली, दाँत की, देवड़ा बाटी किसकी उपबोलियाँ है? थली, दाँत की, देवड़ा बाटी किसकी उपबोलियाँ है? ये बोलियाँ है मारवाड़ी की। किसकी? ये मारवाड़ी की। ठक्कर बापा ने बीर सेवा समिति के तत्वावधान में कहाँ बीर आश्रम की स्थापना की थी? ये की थी ऋषभदेव उदयपुर में। कहाँ पर की थी? ऋषभदेव उदयपुर में की थी। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आमिर के मान सिंह ने मुगल सेनानायक के रूप में काम नहीं किया? काबुल में किया है, बंगाल में किया है, उत्तरी पश्चिम प्रांत में किया है, मालवा में नहीं किया है। कहाँ पर नहीं किया? मालवा में नहीं किया है। किसके रूप में? सेनानायक के रूप में मान सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस अवसर पर काकन डोरडा की प्रथा का अभ्यास किया जाता है? भाई अभ्यास किया जाता है विवाह का, काकन डोरडा। क्वेश्चन नंबर 25। राजपुताना मध्य भारत सभा के प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष था, वह था जमनालाल बजाज, गांधी जी के 5वें पुत्र। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से दयाल दास की रचनाएं कौन सी है? बीकानेर राठौड़ी ख्यात, बिल्कुल है। देश अर्पण, ये भी है। आर्यख्यान, कलपट्रुम, ये भी है। ABC तीनों। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस किले का नाम सुदर्शनगढ़ है? भी है। यह है नाहरगढ़ का। किसका? ये नाहरगढ़ का। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस चित्र शैली में फर्रुख फाल का चित्र मिलता है? फर्रुख फाल का चित्र मिलता है जिस पर आसिफ खारो बेटो, किसको? आसिफ खारो बेटो लिखा हुआ है। ये कहाँ पर है? मेवाड़ में। कहाँ पर है? मेवाड़। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती संबंधित थी? निम्नलिखित में से किस शासक से किशनगढ़ की राजकुमारी? दोस्तों आपको पता होगा एक ही राजा था खतरनाक मेवाड़ का, राज सिंह। औरंगजेब किसने वाट लगा दी थी। क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किसे 1916 ईस्वी में बिजुले किसान पंचायत का सरपंच नियुक्त किया गया था? ठाकरे पटेल, नानजी पटेल तो गए थे, कोई मतलब नहीं आया। सदस्य सीताराम दास ने मोटिवेट किया था और सरपंच मुन्नालाल पटेल, कौन थे? मुन्नालाल पटेल को सरपंच नियुक्त किया था। क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जिसमें सम्राट अशोक ने बौद्ध ग्रंथ के अध्ययन की अनुशंसा की? तो ये की थी आपके आहड़ में। कहाँ पर है ये? बेराट। गुलाब शाम, हाँ गुलाब शाम कौन सा मंदिर है? गुलाब शाम
का वैष्णो मंदिर स्थित है? गोगुंदा में। कहाँ पर है? गोगुंदा में। गैसे गुलाब, गैसे गोगुंदा। क्वेश्चन नंबर 32। शिवालिक अभिलेख के अनुसार किस चौहान शासक ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को परास्त किया था? अजमेर चौहान वंश में प्रताप सबसे जो पहला प्रतापी शासक था वो था विद्याराज चतुर्थ, और इसने ही अमीर खुसरो को परास्त किया था। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य थाकना शैली में किया जाता है? थाकना किया जाता है डोल नृत्य। थाकना शैली में कौन सा? डोल नृत्य। फैजल अली खान जिसने 1857 की क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी, इनका संबंध कहाँ से है? जो है मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्राप्त की थी, जो था फैजल अली खान, ये सलूम्बर ठिकाने से था। कहाँ से था? सलूम्बर ठिकाने से। क्वेश्चन नंबर सलूम्बर ठिकाना नहीं था, ये था डुनलोड से। कहाँ से था? डुनलोड से। गलत। जो फैजल अली खान है ये कहाँ का था? डुनलोड ठिकाने का था, और 1857 क्रांति के दौरान मुगल बादशाह के पुत्र को सैन्य सहायता प्रदान की थी। महाराणा प्रताप के गठबंधन में शामिल ताज खान निम्न में से कहाँ का शासक था? जो ताज खान है वो जालोर का। कहाँ का था? जालोर का शासक था। क्वेश्चन नंबर 37। उन लोक देवताओं को चिन्हित कीजिए जिनकी जीवनी कथाओं में गोरक्षा का प्रकरण है। बिल्कुल, गोगाजी महाराज, भाई साहब पढ़ा होगा आपने, पेमल दे, गोगाजी महाराज, तेजाजी महाराज, पाबूजी, देव जी, सब फेमस है भाई साहब गायों के लिए। तेजाजी ये आपने पढ़ाई है ना। पाबूजी आपने पढ़ाई है। देव जी मतलब देव नारायण जी, यानी कि ये चारों के चारों किससे? गाय से संबंधित है। तो 1, 2, 3 और 4 उपयुक्त सभी है। राजस्थान को सुनेल टप्पा निम्न में से किसके अनुशंसा पर मिला था? जो सुनेल टप्पा जो क्षेत्र मिला था ये मिला था राज्य पुनर्गठन आयोग 1956। संत मावजी के चोपड़ों की भाषा है, जो संत मावजी थे इनके जो चोपड़ों की भाषा है वो कौन सी है? तो दोस्तों वो है बागड़ी। कौन सी भाषा है? बागड़ी। और संत मावजी का जन्म कहाँ हुआ था? डूंगरपुर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा सुशिरवाद यंत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सतारा, नड, मशक, बपंग। कौन सा नहीं है? बपंग नहीं है। कौन सा? सुशिरवाद यंत्र। 1956 के उपरांत कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को 1956 के बाद कितने अन्य राज्यों के राज्यपालों को राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था? कितने 7 राज्यों के। कितने? 7। क्वेश्चन नंबर 42। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। निर्धन को निःशुल्क कानूनी सहायता, यह 42वां संविधान संशोधन। कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन, यानी कि तीसरा। आय समानता को न्यूनतम करना, आय समानता, आय की बात की थी। 44वां संविधान संशोधन, दूसरा। सहकारी संघों का स्वैच्छिक निर्माण, यह 97वां, यानी कि 4 नंबर। और प्रारंभिक बाल देखभाल व्यवस्था, यह 86वां, पहला। जो 86वां संविधान संशोधन है ये शिक्षा से संबंधित है, और इसमें शिक्षा को अनिवार्य बना दिया था, मूल अधिकार में जोड़ा था 21 के में सन 2002। 86वां संविधान संशोधन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43। निम्नलिखित में से कौन से नेताओं के समूह 3 या 3 से अधिक बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे? आपको देखना है कि इनमें से कितने जो मुख्यमंत्री राजस्थान के 3 बार से अधिक मुख्यमंत्री रहे। राजस्थान का मुख्यमंत्री आपको देखना है। बैरक सिंह शेखावत, बिल्कुल। हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। तो दोस्तों इसमें कौन नहीं रहे? हरिदेव जोशी। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, शिवचरण माथुर। वसुंधरा राजे 2 बार ही रही है नहीं। हरिदेव जोशी, शिवचरण माथुर, वसुंधरा राजे। शिवचरण माथुर, अशोक गहलोत, मोहनलाल सुखाड़िया। तो अशोक गहलोत रहा है, मोहनलाल सुखाड़िया रहा है, ये आपको पता ही है सरी।
शिवचरण माथुर ये नहीं रहे हैं। तो आपको अब देखना है भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों जो भैरव सिंह जी है ये 3 बार रहे हैं, हरिदेव जोशी भी कितने बार रहे, 3 बार रहे हैं, और मोहनलाल सुखाड़िया भी कितने बार, 3 बार रहे हैं। तो आपका आंसर कौन सा होगा, पहला। जो शिवचरण माथुर है ये भी 2 बार, वसुंधरा मैडम भी 2 बार। ये गलत हो गया है और यहाँ पर ये ही गलत हो गया है। क्वेश्चन नंबर 44, समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? समिट ऑफ द फ्यूचर क्या था? ये था संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 45, किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार यह प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ का अलावा मुख्य रूप से भारतीय ही होंगे? तो दोस्तों ये बहुत शानदार प्रश्न है, और ये प्रश्न ऐसा प्रश्न है कि जो आपका कौन सा, किस ब्रिटिश प्रस्ताव में पहली बार प्रस्तावित किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ के अलावा मुख्य रूप से भारतीय सदस्य होंगे? तो वेवल योजना। कौन सा, वेवल योजना। तो दोस्तों जो योजना है 14 जून 1945, 14 जून 1945 को वेवल योजना बनाई गई थी। उन्नीस सौ पैंतालीस को। इस योजना के तहत ये किया गया था कि इसमें सभी भारतीय थे, बस ओनली जो वायसराय था वो कार्यकारी परिषद में गवर्नर जनरल एवं कमांडर इन चीफ का अलावा, इन दोनों के अलावा सभी भारतीय थे। और जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाता वहाँ तक रक्षा मंत्रालय था, ओनली ये अंग्रेजों के हाथ में था, और सारा का सारा किनके, भारत के हाथ में था। और जैसे अपना संविधान अपन तैयार कर लेते ये लोग भी चले गए, फिर अपन आजाद थे। तो वेवल योजना 14 जून 1945। सरकार द्वारा 3 कठिया व्यवस्था के में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया है? किसको सदस्य बनाया गया है? महात्मा गांधी को। सरकार द्वारा, अंग्रेजों के टाइम की बात है, सरकार द्वारा 3 कठिया व्यवस्था में जांच के संदर्भ में बनाए गए जांच आयोग में किसको सदस्य बनाया गया था? 3 कठिया व्यवस्था में महात्मा गांधी को। क्वेश्चन नंबर 47, राजस्थान विधानसभा में पेश किए गए निजी सदस्य विधेयकों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? आपको इसमें से गलत कथन बताना है। राजस्थान की तीसरी विधानसभा में सबसे अधिक संख्या में निजी सदस्य विधेयक पेश किए, बिल्कुल सही है। राजस्थान समाज शिक्षा बोर्ड विधेयक 1958 राजस्थान विधानसभा द्वारा पारित निजी सदस्य विधेयकों में से एक है, ये भी सही है। राजस्थान विधानसभा ने अपने विधायी कामकाज के इतिहास में केवल एक निजी सदस्य विधेयक पारित होते देखा है। आपको एक यहाँ पर यहीं से आपका आंसर मिल रहा था, मैंने कहा था पेपर इजी है। एक निजी, एक नहीं, सबसे अधिक, दोनों में से एक गलत है, तो ये आपका तीसरा यही गलत है, तो आपका आंसर भी यही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, ये भी बिल्कुल सीधा था, अगर आपको एक भी पता था आपका आंसर सही हो जाता। कि आपको पार्टी दी गई है और आपको इसका आंसर बताना है कि समाजवादी पार्टी को कितनी मिली है, सीटें बतानी थी। तो समाजवादी पार्टी को लोकसभा में कितनी सीटें मिली है ये आपको देखना था। तो समाजवादी पार्टी को मिली थी 37, कितनी मिली थी, 37। तृणमूल कांग्रेस ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसको मिली थी 29, कितनी मिली थी, 29। और ऑल इंडिया वह हो गया, समाज हो गया। द्रविड़, जो द्रविड़ संगम है इसको मिली थी 22, और तेलुगु देशम इसको मिली थी 16। तो आपका आंसर होगा चौथा। क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की जाती है? तो राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज, कौन सा, स्मार्ट विलेज पहल निम्नलिखित में किस संस्था द्वारा कार्यान्वित की जाती है? केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थान जैसे IIT, NIT और केंद्रीय विश्वविद्यालय आदि,
राजस्थान सरकार का अधीन महाविद्यालय, निजी महाविद्यालय, राज्य महाविद्यालय, तो कौन से राज्य महाविद्यालय। तो राजस्थान के राज्यपाल की स्मार्ट विलेज पहल, कौन सी स्मार्ट विलेज पहल, और किसने, राज्य विश्वविद्यालय ने। क्वेश्चन नंबर 50, आंसर क्वेश्चन में छिपा हुआ था, बस आपको देखना था। राजस्थान के मुख्यमंत्री राहत कोष से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए सहायता स्वीकृत नहीं की जाती है। मुख्यमंत्री कोष से विशेष रूप से महिलाओं को लगी गंभीर चोटों के पीड़ितों को उपचार सहायता, विशेष रूप से महिलाओं को लगी गंभीर चोटों के पीड़ितों को उपचार सहायता, आकस्मिक दुर्घटना के कारण हानि एवं मृत्यु से पीड़ित गरीबों को सहायता, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक आपदा, ये भी सही है। युद्ध एवं अन्य अभियानों में शहीद सैनिकों, घायल सैनिकों को साथियों को, ये भी सही है। ये इसका गलत, तो आपका आंसर होगा पहला। मुख्यमंत्री कोष से सहायता नहीं दी जाती है, किसमें, विशेष रूप से महिलाओं को लगी गंभीर चोटों के पीड़ितों को उपचार सहायता। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न कथनों को पढ़िए और सही कथन कथनों को नीचे दिए गए कोट से चिन्हित कीजिए। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अगस्त 2020 से क्रियाशील हुआ है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अगस्त 2000 से क्रियाशील हुआ है। अगस्त 2000 से नहीं हुआ है दोस्तों, ये हुआ है मार्च 2000 से। कब हुआ है ये, मार्च, अगस्त नहीं था, क्या था, मार्च। वर्तमान में श्री अशोक कुमार गुप्ता राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र सदस्य है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के विनिमय 2001 वर्ष से प्रभावी है, ये सही है, ये भी गलत था, तो आपका आंसर होगा केवल सी। क्वेश्चन नंबर 52, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना गतिविधियों में भारत के योगदान से संबंधित सही कथन पहचानिए। आपको सही कथन पहचानना है। 52 में भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों के लिए 2 लाख से अधिक सैनिक उपलब्ध करवाए, बिल्कुल करवाए थे भाई साहब। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही 2022 में शुरू की गई थी, जब भारत ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाली थी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के खिलाफ अपराधों के लिए जवाबदेही यूएनएससी संकल्प 2571 के अनुसार शुरू की थी, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किस मूल अधिकार का दावा केवल नागरिकों के द्वारा किया जाता है। कौन सा मूल अधिकारों का दावा केवल नागरिकों द्वारा किया जाएगा। जीवन एवं स्वातंत्र्य की रक्षा, अनुच्छेद 21। भाई साहब, किसी भी कंडीशन में इसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। निश्चित मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से सुरक्षा, अनुच्छेद 22। ऑटोमेटिक सरकार ले लेती है, जो भी आयोग बना हुआ है। कानून का समक्ष समानता, ये भी बिल्कुल मौलिक अधिकार है, नेचुरली है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाई साहब इसमें नागरिकों क्या है, दावा किया जाता है, अभिव्यक्ति की आ जाती है, आर्टिकल 19। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है। यह हिंदी चीनी बाइबल लगातार प्रश्न आ रहा है। एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता व सर्वोच्च सत्ता के लिए परस्पर सम्मान की भावना, बिल्कुल करेंगे। अनाक्रमण, हम एक दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करेंगे। बंधुत्व एवं पारस्परिक लाभ, बंधुत्व की भावना से हमें कोई मतलब नहीं है आपसे, ये नहीं था इसमें। शांति से अस्तित्व, ये भी था। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कब ग्राम पंचायत स्तर पर सतर्कता समिति को समाप्त कर दिया गया है। जो पंचायत स्तर पर जो सतर्कता समिति, इसको समाप्त किया गया था 6 जनवरी 2000 को। कब किया गया था, 6 जनवरी 2000 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है। 1935 का अधिनियम में अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी, बिल्कुल, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और भारतीय राज्य शामिल थे। अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी 1935 के अधिनियम में। इस अधिनियम ने बर्मा को भारत से अलग नहीं किया और यह क्रिप्स मिशन के तहत किया गया था, बिल्कुल बर्मा को अलग किया गया था। जो बर्मा है आज का म्यांमार, ये भारत का हिस्सा था, 1935 में इसको अलग किया। तो आपका प्रश्न यही गलत था, आंसर यही मिल रहा है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57,
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? ये सेकंड इसमें RS में भी आया था, वापस प्रश्न आ चुका है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान सरकार के अधीन सेवारत व्यक्तियों को प्रभावित करने वाले अनुशासनात्मक मामलों पर अनिवार्य परामर्श का प्रावधान है? यह है 320 में। किसमें है? 320 में। क्वेश्चन नंबर 58। राजस्थान विधानसभा में यदि किसी सदस्य को किसी मंत्री का ध्यान अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों की ओर आकर्षित करना हो तो उसको लिखित सूचना देनी होगी। वो दी जाती है प्रमुख सचिव को। अगर इम्पोर्टेंट कोई मुद्दा है तो सबसे पहले किसको? प्रमुख सचिव को लिखो। क्वेश्चन नंबर 59। भारत के वे राष्ट्रपति कौन थे जिनके कार्यकाल में विशेष रूप से एक विशेष कैलेंडर वर्ष के तहत स्वतंत्रता के बाद सबसे अधिक रिकॉर्ड संख्या में अध्यादेश बनाए गए थे? वो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कौन सा? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 60। राजस्थान विधानसभा के बारे में निम्नलिखित कथन पढ़िए और नीचे दिए गए कोट में से सही कथनों का चयन कीजिए। 1952 में राजस्थान विधानसभा में 160 सदस्य थे। बिल्कुल सही है। विधानसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों को प्रथम बार 1956 में बनाया गया था। ये भी सही है। राजस्थान विधानसभा की 22 समितियाँ थी। ये भी सही है। 60, तो 60 का आंसर होगा ABC, तीनों सही। क्वेश्चन नंबर 61। राजस्थान के श्याम सुंदर ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की किस स्पर्धा में भाग लिया था? भाला फेंकते हैं भाई साहब, मतलब तीरंदाजी। कौन सा? तीरंदाजी। 62। हरियाली तीज का अवसर पर, कौन सी? हरियाली तीज का अवसर पर हरियाणा और राजस्थान के तहत प्रदेश भर में आयोजित 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव के एक ही दिन में सर्वाधिक पौधारोपण करने वाले 2 जिले, यानी कि सर्वाधिक पौधे लगाए थे, वो लगाए थे बीकानेर और जैसलमेर ने। किसने लगाए थे? बीकानेर और जैसलमेर ने। क्वेश्चन नंबर 63। NTPC बेसारा और NTPC बेसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में किस जिले में चालू की गई है? बेसारा है जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 64। हाल ही में भारत के पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ समुदाय आधारित पर्यटन की श्रेणी में राजस्थान के देवमाली को विजेता घोषित किया है। किसके रूप में? पर्यटन के रूप में। देवमाली किस जिले में है? यह है नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। क्वेश्चन नंबर 65। हाल ही में माननीय श्री ओम माथुर को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? सिक्किम। कहाँ का? सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 66। राजस्थान विधानसभा के पर्यावरण संबंधी समिति का अध्यक्ष कौन है? तो अध्यक्ष साहब है आपके डॉक्टर दयाराम परमार। कौन सा है? डॉक्टर दयाराम परमार। क्वेश्चन नंबर 67। राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए अनुदान दिया जाता है। इसके लिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य सरकार द्वारा गोवंश के लिए जा रहे अनुदान में ही 10% वृद्धि करने की घोषणा की गई है। बिल्कुल सही है। ये सहायता राशि सभी तरह के गोवंशों को एक वर्ष में 330 दिवस के लिए दी जाती है। ये गलत है। तो आपका आंसर केवल असत्य है, किंतु बी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 68। 19वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने लड़कों की भाला फेंक स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? वो क्या है? चौधरी साहब ने, दीपेश चौधरी। किसने किया है? दीपेश चौधरी। भाला फेंक में राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में। क्वेश्चन नंबर 69। 2024-25 के राजस्थान के बजट घोषणा के अनुसार स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये की जाएगी सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर। क्वेश्चन नंबर 70। निम्न में से कौन अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुना गया है? राजेंद्र गहलोत, नीरज डांगी, चुन्नीलाल गरासिया, रमनी सिंह बिट्टू। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा राजेंद्र गहलोत। कौन चुना गया है? राजेंद्र गहलोत। एक तो अशोक गहलोत साहब है, ये राजेंद्र गहलोत साहब हैं। ये अगस्त 2024 में राजस्थान से राज्यसभा का सदस्य चुने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 71।
वर्ष 2023-24 में विश्व में सेवाओं के निर्यात में भारत की रैंक क्या है? 5वीं। कौन सी रैंक है? निर्यात करने में 5वीं, यानी कि आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72, भारत में विदेशी व्यापार नीति 2023 का निम्न में से कौन सा लक्ष्य है? भारत के कुल निर्यातकों को 2030 तक 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाना, यही है इसका मेन लक्ष्य, यही है। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय आयातकों और निर्यातकों को निम्न में से कौन सी संस्था प्रमुख रूप से वित्त प्रदान करती है? पैसा कौन देती है? भारतीय निर्यात आयात बैंक, ये देती है आयातकों और निर्यातकों। पता लग रहा है वैसे निर्यात आयात बैंक। क्वेश्चन नंबर 74, भारत में स्वर्णिम रेशा क्रांति संबंधित है। जो स्वर्णिम रेशा क्रांति संबंधित है किससे है? जूट के उत्पादन से। किसके उत्पादन से? जूट के उत्पादन से। भारत में निम्न में से कौन सा उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदाता है? टेक्सटाइल, जो मिल है ये। क्वेश्चन नंबर 76, भारत में कृषिगत वस्तुओं को न्यूनतम समर्थन कीमत प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सरकार समर्थन मूल्य पर फसल क्यों खरीदती है? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? कृषकों से सरकारी खरीद को अनिवार्य बनाना, बिल्कुल ये भी गलत है। थोक बाजार से सरकारी खरीद को आसान बनाना, ये भी गलत है। उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण करना, ये सही है। एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादों की कीमत को गिरने से रोकना, ये उससे बेस्ट है। वे उपभोक्ता के हितों का संरक्षण ये तो करेंगे सही, लेकिन उससे अच्छा लग रहा है एक सीमा से नीचे कृषि उत्पादों को कीमत को गिरने से रोकना, यानी कि सरकार फिक्स कर देती है कोई सा भी भाव चले, कुछ भी हो, इससे कम हम नहीं भाव नहीं लेंगे, यानी कि आपको अच्छा भाव देंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 77, विनिवेश से तात्पर्य। विनिवेश किसे कहते हैं? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र को बेच देना, बिल्कुल यही है, इससे विनिवेश कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों को निजी क्षेत्र में बेच देना ही क्या कहलाता है? विनिवेश। क्वेश्चन नंबर 78, भारत की उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? प्रोत्साहन योजना किसमें देती है? विनिर्माण में। किसमें देती है सरकार? विनिर्माण में। भारत के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना का केंद्र कौन सा क्षेत्र है? कौन सा? विनिर्माण। क्वेश्चन नंबर 79, वर्ष 2023-24 में भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा वर्ष भारत में प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई थी? ये इसका लाभ है साहब, यानी कि भारत ने पहली बार जो विदेशी है वैश्वीकरण यहीं से प्रारंभ हुआ है कि बाहर से जो कंपनी आएगी भारत में ये अपना उद्योग लगाएगी। नरसिम्हा राव की सरकार थी उस समय 1992 में प्रथम विदेश व्यापार नीति जारी की गई 1992 में। क्वेश्चन नंबर 81, सेल्डन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व प्रकार मिलनसार होता है, बहुमुखी होता है, स्नेही होता है? होता है एंडोमॉर्फिक, अंडा जैसा, एंडोमॉर्फिक। तो ये मिलनसार भी होता है, बहुमुखी भी होता है, स्नेही भी होता है। क्वेश्चन नंबर 82, पियाजी के अनुसार आत्मसात अनुकूल कथन से देखना, आपको कौन सा कथन से देखना है? पियाजी के अनुसार आत्मसातकरण अनुकूलन की एक उप प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता संरक्षण कराती है, ये गलत है। व्यवहारों को संगठित पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सके उसे स्कीमा कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा ए और सी दोनों। क्वेश्चन नंबर 83, सीखने के सकारात्मक हस्तांतरण को अधिकतम करने के लिए शिक्षक को करना होगा चर्चा का उपयोग, बिल्कुल सही है। इसके अलावा है सुनिश्चित करें कि सामान्य सिद्धांत समझ में आ गए हैं, ये भी सही है। अनुक्रमिक कार्यों में निपुणता, ये भी सही है। मौलिक कार्य के साथ सीमित अनुभव, भाई साहब सीमित नहीं करते। अगर आपको सीखने का सकारात्मक अगर ट्रांसफर करना है तो उसको सीमित नहीं करना है, तो आपका आंसर होगा डी। एबीसी तो है, कौन सा नहीं है? डी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, ब्रुक्स एवं ब्रुक्स के अनुसार निम्न में कौन सा रचनावादी शिक्षक का लक्षण नहीं है?
विद्यार्थियों के ऐसे अनुभवों में संलग्न करें जो विरोधाभासी दर्शाते हो। विद्यार्थियों के ऐसे अनुभवों में संलग्न करें जो विरोधाभासी दर्शाते हो। विद्यार्थियों की स्वयंता को प्रोत्साहित करें और स्वीकार करें। बंद प्रश्न पूछकर विद्यार्थी की परीक्षा को प्रोत्साहित करें, ये गलत है। बंद प्रश्न पूछकर नहीं किया जाता है। क्रिएटिव नहीं कर सकते, बांध नहीं सकते, क्योंकि रचनावादी शिक्षक ये काम नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धि अभिप्रेरणा का घटक नहीं है, जैसा कि डेविड आसुबेल द्वारा प्रत्यक्षित किया गया है? कौन सी नहीं है उपलब्धि अभिप्रेरणा? कौन सी नहीं है? तो वो नहीं है दोस्तों प्यार और अपनापन, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86। बाकर मेहंदी द्वारा निर्मित सृजनात्मकता के शाब्दिक उपपरीक्षण में निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सम्मिलित है? नवीन संबंध परीक्षण सही है। रेखा आकृति पूर्ति परीक्षण ये नहीं है। परिणाम परीक्षण यह है। अब प्रचलित उपयोग परीक्षण यह है। तो आपका आंसर होगा ACD। कौन सा होगा? ACD। क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प अभिवृद्धि का एक घटक नहीं है? भावनात्मक होता है, संज्ञानात्मक होता है, लंबात्मक गठन ये नहीं होता है। पढ़ने में अजीब सा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता नहीं है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। सीमित मात्रा में प्रश्न पूछते हैं, यद्यपि व्यापक रुचि क्षेत्र होता है। सूक्ष्म, जागरूक, सूक्ष्म अवलोकन वाले और यद्यपि प्रत्युत्तर देने वाले होते हैं। द्रुत गति से एवं सरलता सीखते हैं। कठिन मानसिक कार्य को कर लेते हैं। अच्छा प्रश्न है, लेकिन दोस्तों मैंने कहा सीमित, जहाँ पर सीमित वर्ड आ गया आप समझ जाना कोई मतलब नहीं है। प्रतिभाशाली बालक को सीमित नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 89। जब कोई बालक अपनी लापरवाही के कारण स्कूल देरी से पहुंचता है तो वह खुद को दोषी मानने के बजाय रास्ते में पड़ने वाली भीड़ को दोषी मानता है। इस प्रकार का सामाजिक तंत्र को क्या कहते हैं? औचित्य स्थापना। क्या करना? औचित्य, यानी कि किसी और पर दोष आरोपित करना। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में से शिक्षा मनोविज्ञान का कौन सा क्षेत्र सामाजिक प्रक्रिया के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं है? खेल, अनुकरण, आत्मभाव, पाठ्य सहभागी क्रिया है। आत्मभाव। क्वेश्चन नंबर 91। एक नियम जो इस बात पर बल देता है कि यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक अनुक्रिया संबंध दृढ़ होते हैं, और यदि अनुक्रिया उत्पन्न होने पर प्रबलन नहीं प्राप्त होता है तो कमजोर होते हैं। कहलाता है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, सादृश्यता का नियम, प्रभाव का नियम। दोस्तों यह है प्रभाव का नियम। जितना सीखने का प्रभाव डालोगे बच्चा वेतना ही अधिक अच्छा सीखेगा, तो इसे कहेंगे अपन प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 92। सचिन विद्यालय की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है और धमकाने और मजाक उड़ाने के कृत्य में भी शामिल है। उसके कृत्य को किस प्रकार के आपराधिक कृत्यों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है? भागने की प्रवृत्ति, आक्रामक प्रवृत्ति, अधिग्रहण की प्रवृत्ति, जालसाजी। भागता नहीं है, क्या कहता? आक्रामक प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 93। किशोर अवस्था के दौरान भावनात्मक बनने का निम्नलिखित कौन सा कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? भावनात्मक बनने का निम्नलिखित कौन सा कारण नहीं है? मित्रों एवं परिवार के सदस्यों के साथ द्वंद्व चलता रहता है। सामाजिक अपेक्षा है। समान लिंग के सदस्यों के साथ समायोजन में कठिनाई नहीं, दोस्त बना रहता है। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। कौन सा सिद्धांत किसने दिया है? अच्छा प्रश्न है, कौन सा सिद्धांत किसने दिया है? तो दोस्तों द्विकारक सिद्धांत, जो द्विकारक सिद्धांत है ये दिया है स्पेरमैन ने। किसने दिया है? द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है? स्पेरमैन ने। बुद्धि का सोपानिक सिद्धांत, बुद्धि का जो सोपानिक सिद्धांत दिया है वो दिया है आपके वर्नोन ने। किसने दिया है? वर्नोन ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत ये तो फेमस है, और ये दिया आपका गिलफोर्ड ने। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। और बुद्धिमान प्रतिमान की संरचना, दोस्तों एक मिनट, द्विकारक सिद्धांत ये दिया आपका स्पेरमैन ने। किसने दिया है? स्पेरमैन ने। बुद्धि का सोपानिक मॉडल ये दिया आपका वर्नोन ने। किसने दिया है? वर्नोन ने। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत ये दिया थॉर्नडाइक ने। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। और बुद्धि
प्रतिमान की संरचना ये दिया आपकी गिलफोर्ड ने। किसने दी है? बुद्धि प्रतिमान की संरचना डी ये दिया आपकी गिलफोर्ड ने। तो आपका आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 95 कि सुमेलित करना है कि कौन सा कारक किसने क्या दिया है। 16 व्यक्तित्व कारक 16 पीएफ ये बहुत फेमस है और ये किसने दिया है? ये दिया आपका 16 कारक वाला आरबी कैटल। किसने दिया है? आरबी कैटल ने। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण ये दिया है मॉर्गनम मुर्रे ने। किसने दिया है? मॉर्गनम मुर्रे ने। बालकों का अंतर्बोध दिया है ये आपका लियोपोल्ड बेलाक ने। लियोपोल्ड बेलाक ने। और मिनेसोटा मल्टीफेजिक व्यक्ति सूची ये दिया आपकी जेसी मैककिनले एसआर। तो 4-2-1-3 2-4-3-1 2-4-3-1 दूसरा। क्वेश्चन नंबर 96 रुचि अवदान है। रुचि गुप्त अवदान है और अवदान रुचि का क्रियात्मक रूप है। रुचि और अवदान के मध्य संबंध यह कथन किसने दिया है? दोस्तों ये कथन दिया था ड्रेवर ने। किसने दिया था? ड्रेवर ने, नहीं मैकडूगल ने, सॉरी। किसने दिया था? मैकडूगल ने। निम्नलिखित में कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? प्यास, भूख, लैंगिक आक्रामकता यह जन्मजात नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षमता थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है? स्मृति, शाब्दिक, व्यवहारिक, गणित। तो दोस्तों ये कौन सी नहीं है? व्यवहारिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षमता थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित मूल मानसिक क्षमताओं में से नहीं है? व्यवहारिक। क्वेश्चन नंबर 99 बहुत अच्छा प्रश्न। शिक्षक अपने कक्षा की संरचना इस प्रकार करते हैं ताकि विद्यार्थी 6 से 12 वर्ष की आयु को सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने और खुद को सक्षम और मूल्यवान व्यक्ति के रूप में देखने में मदद मिल सके। एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक विकास के किस चरण की ओर ले जाने के लिए ऐसा कर रहे हैं? तो यह कर रहे हैं आपका परिश्रमी उद्योगी। क्वेश्चन नंबर 100 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता से संबंधित नहीं है? समूह गतिविधियों को समझने में सहायक, पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक, कक्षा में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने में सहायक, विज्ञान की तरह अपने नियमों एवं सिद्धांतों का उपयोग विषयनिष्ठ ढंग से करने में सहायक। सही है, यह संबंधित नहीं है किससे? शिक्षा मनोविज्ञान से। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी? चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ आप अगर इन पेपरों को भी देख लिया ना आपने, और जो चीज़ आपको आपके नोट्स में नहीं मिल रही है वो इस पेपर से देखकर कॉपी करो, आपके लिए क्लास काफ़ी हेल्पफुल होगी। और हो सकता है जो आप पेपर भी सोल्व कर रहे हो ये पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।